आज का टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, स्पेशली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी फिजिक्स समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी माइक्रोस्कोप हमारी लेबोरेटरी में अवेलेबल हैं वो सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। उनमें दो या दो से ज़्यादा लेंस लगे होते हैं, इसलिए उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला गया है। और जितने भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हैं हमारी लेबोरेटरी में उनको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इमेज बनाते हैं वो डार्क कलर की इमेज बनाते हैं और उस इमेज का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है। तो इसीलिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो उजला होगा, ब्राइटर होगा, वाइट कलर का होगा, और जो इमेज बनेगी वो डार्क कलर की होगी। तो ये माइक्रोस्कोप का एक फिगर हमारी स्क्रीन पे है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इस माइक्रोस्कोप की स्टडी में। तो तीन लेंस, हमको तीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं। वो होते हैं, कोशिश कीजिएगा समझने की। पहला ऑक्यूलर लेंस, ये जिसको आई पीस भी बोला जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पार्ट होता है वो होता है कंडेंसर। ये कंडेंसर है, ये हिस्सा कंडेंसर है, ये हिस्सा ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है। यहाँ एक लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स माइक्रोस्कोप में लाइट रिलीज करता है। यहाँ से लाइट आती है, एंटर करती है इस कंडेंसर में। कंडेंसर उसको यहाँ स्टेज पे रखे हुए स्पेसिमेन पे, स्पेसिमेन हमारा रखा हुआ होगा, उस स्पेसिमेन पे फोकस करता है। उस स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होके लाइट ऑब्जेक्टिव में आती है। ऑब्जेक्टिव उस इमेज को मैग्नीफाई करता है और उसकी एक इमेज माइक्रोस्कोप के अंदर ही अंदर बनाता है। उस इमेज को हमारे आई पीस जो होते हैं वो रीड करते हैं और उसको फर्दर मैग्नीफाई करते हैं और हमको वही इमेज देखने को मिलती है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म था। बहुत से माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम जितने भी हमारे लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप रखे होते हैं उनमें ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ये या तो 3 होते हैं माइक्रोस्कोप में लगे हुए या 4 लेंस लगे होते हैं। सबसे खास बात माइक्रोस्कोप की ये होती है कि वो जितने भी माइक्रोस्कोप होंगे वो पर फोकल होंगे। पर फोकल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी इमेज को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप के नीचे स्पेसिमेन रखा है और आप उसकी इमेज देख रहे हैं और वो बिल्कुल फोकस है, फोकस्ड इमेज है, बढ़िया इमेज है, ब्लर नहीं है, तो उस मोमेंट पे अगर आप ऑब्जेक्टिव को बदलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव आपने यूज किया 45x का और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके पास पड़ा है 100x, तो आपने इसको रोटेट किया यहाँ पर और रोटेट करने के बाद 45x से 100x कर दिया। 100x करने के बाद ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई तो होगी पर फोकस में ही रहेगी, इसलिए उसका फोकस कभी चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसीलिए जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं वो पर फोकल माइक्रोस्कोप होते हैं। इमेज शुड रिमेन इन फोकस व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर चेंज्ड। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास लाइट सोर्स है, इसने लाइट छोड़ी, वो स्पेसिमेन से टकराई, स्पेसिमेन से टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्टिव में घुसी। ऑब्जेक्टिव जो लेंस हमारे पास थे ये उनमें आई। ऑब्जेक्टिव लेंस ने माइक्रोस्कोप के अंदर ही अंदर एक इमेज बनाई। इस इमेज को बोला जाता है प्राइमरी इमेज। ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही बनेगी इमेज। प्राइमरी इमेज आपको, देखिए इसकी कुछ फीचर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये प्राइमरी इमेज जो होगी वो एनलार्ज्ड होगी, मैग्नीफाइड होगी, एनलार्ज्ड इमेज होगी। ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो रियल इमेज होगी, वर्चुअल नहीं होगी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि जो प्राइमरी इमेज बनती है माइक्रोस्कोप के अंदर, ऑब्जेक्टिव लेंस उस इमेज को बनाता है, प्राइमरी इमेज को, वो रियल होती है और एनलार्ज्ड होती है। इस प्राइमरी इमेज को आगे चल के हमारा ऑक्यूलर जो आईपीस होता है वो रीड करता है और वो उसको फिर फर्दर मैग्नीफाई करता है। फाइनल मैग्निफिकेशन होता है प्राइमरी इमेज को, और ये इमेज जो बनती है ये सेकेंडरी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज। और ये इमेज अब जो बनेगी आपके पास, अब जो आएगी वो वर्चुअल होगी। जो फाइनल इमेज आपको मिल रही है वो वर्चुअल होगी। तो ये इसका स्टेप्स हैं, ये थोड़े से आपको याद होने चाहिए कि लाइट सोर्स जो होगा वो इल्यूमिनेट करेगा, वो रोशनी फेंकेगा और वो रोशनी स्पेसिमेन से टकराएगी। अच्छा, यहां पर लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वो कंडेंसर से होके, ये बात याद रखिएगा, कंडेंसर से होते हुए स्पेसिमेन तक आती है। कंडेंसर के नीचे एक डायफ्राम होता है जो उसको स्पेसिमेन पे फोकस करवाता है। तो कंडेंसर का यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो कंडेंसर से होते हुए स्पेसिमेन तक पहुंची। स्पेसिमेन हमारे माइक्रोस्कोप की जिस जगह पे रखा रहता है उसको स्टेज बोलते हैं। स्पेसिमेन रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, वो लाइट रेज फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस उस स्पेसिमेन की जो इमेज बनाता है उसको प्राइमरी इमेज बोलते हैं। प्राइमरी इमेज एनलार्ज्ड इमेज होती है और रियल होती है। उस प्राइमरी इमेज को फिर हमारा आईपीस ऑक्यूलर पढ़ता है। ऑक्यूलर उस प्राइमरी इमेज को फाइनली थोड़ा और मैग्नीफाई करता है और एक इमेज बनाता है जिसको सेकेंडरी इमेज या फाइनल इमेज बोलते हैं, जो वर्चुअल होती है। तो पहली इमेज हमारे पास जो बनती है वो रियल बनती है और दूसरी इमेज जो बनती है फाइनल इमेज वो वर्चुअल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब ये कुछ फोटो हैं जो माइक्रोस्कोप से ली गई हैं। पहला जो स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिल रहा है, ये पहला स्ट्रक्चर, ये प्लांट टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के नीचे लिया गया है। देखिए पूरी की पूरी इमेज जो है वो डार्क कलर से बनी हुई है जहां भी है, और पीछे का पूरा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है। कभी कभी हम इस इमेज को बहुत अच्छा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है एक कंट्रास्ट बोलते हैं। कंट्रास्ट, जब आप उस कंट्रास्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली किसी भी इमेज में ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, तो फिर हम एक सहारा लेते हैं स्टेनिंग का, डाई का। हम स्पेसिमेन को डाई करते हैं और जो भी स्पेसिमेन फिर डाई के बाद हमको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, स्टेन्ड इमेज। इसका भी बैकग्राउंड देखिए वाइट है, ब्राइट है। तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से ली गई दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टेनिंग तभी जरूरी है जब कंट्रास्ट कम हो। कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए स्टेनिंग की जाती है माइक्रोस्कोप में। अब फिजिक्स की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है, माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है। मान लीजिए लाइट यहां, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एयर है, लाइट यहां से आई कि कहीं सोर्स होगा लाइट का, सोर्स से लाइट आई, जो रे एयर से होते हुए आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोला गया है। इंसिडेंट रे यहां पर, ये हमारे पास मान लीजिए ग्लास है, इसका मीडियम अलग है। तो एयर जो होती है वो रेयर मीडियम होती है और ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट घुसी तो देखिए उसका पाथ डिविएट हो गया, बेंड हो गई लाइट थोड़ी सी। ओरिजिनल पाथ उसका ये है, ये रेड कलर का जो दिखाया गया है, लेकिन वो बेंड होने के बाद थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में आ गई। तो ये जो बेंडिंग हुई है लाइट की, इसी को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। बाकी ये फिजिक्स का टॉपिक है रिफ्रैक्शन, ये आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, तो इस पर ज्यादा अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक टर्म याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है, किस हद तक बेंड कर सकता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जिस सिंबल से दिखाते हैं वो होता है म्यू। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम उतना डेंसर होगा, वो उतनी ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। लाइट बेंड क्यों होती है? इस सवाल का जवाब ये है कि लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो पॉइंट ऑफ जहाँ इंटरसेक्शन होता है, जहां पर पॉइंट जिस पॉइंट पे मीडियम चेंज होता है उस पॉइंट पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। तो ये इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। किसी भी माइक्रोस्कोप की सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो मैग्नीफाई करता है, इमेज को बड़ा बनाता है, इनलार्ज करता है। तो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास लेंस होता है उसकी जो भी मैग्निफिकेशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आई पीस की मैग्निफिकेशन पावर से। मान लीजिए हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो 45x का है और ऑक्यूलर जो है वो 10x का है, तो टोटल मैग्निफिकेशन उस माइक्रोस्कोप की हो जाएगी 450x। तो ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 1 सेंटीमीटर की कोई इमेज है तो माइक्रोस्कोप आपको 450 सेंटीमीटर का करके दिखा देगा, इतना टाइम्स बढ़ा देगा। x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इतना मल्टीपल टाइम्स आपको वो करके बता देगा। तो मैग्निफिकेशन का बाकी प्रिंसिपल, बाकी जो फिजिक्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप फॉर्मूला जो होगा मैग्निफिकेशन का वो इससे समझ लीजिएगा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर। जनरली जो ऑक्यूलर होते हैं, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ऑक्यूलर हमारे पास जनरली 10x होते हैं। कुछ लेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स आजकल अवेलेबल हैं जिनमें ये 15x तक होते हैं। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर आती है आज की डेट में, आई ऑब्जेक्टिव जनरली हम 100x का यूज करते हैं, 100x का। तो जनरली हमारे पास मैग्निफिकेशन 1000x से लेकर 1500x तक आती है, इससे ज्यादा नहीं आती है। इसके बाद इमेज जो होती है वो ब्लर हो जाती है। ये बात आपको याद रखना होगा। मैक्सिमम 1500x तक आप लाइट माइक्रोस्कोप से, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से अचीव कर सकते हैं मैग्निफिकेशन। अब माइक्रोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ पार्ट जो समझना है वो समझेंगे। देखिए, माइक्रोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पॉइंट होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो नजदीक में रखी हुई चीजों को आप कितने पास तक ले आए ताकि वो अलग अलग दिखें, आपको एक ना दिखे, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। कि वो इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहे, वो एक होके ना दिखें। जैसे ये हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। ए और बी को हम पास लेके आए, अभी भी ए और बी अलग दिख रही हैं, अभी भी ए और बी अलग दिख रही हैं, लेकिन हम इतने पास ले आए कि हमारी आंखें उनकी डिस्टेंस बीच की देख नहीं पा रही हैं। तो वो ऑब्जेक्ट ना ए रहेगी ना बी रहेगी, वो हमको एक इंडिविजुअल, एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखेगी। तो हमारी रेजोल्यूशन पावर यहां पर कम पड़ जाएगी। तो ये जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये छोटी से छोटी कितनी अचीव हो सकती है, इसी को रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। इस पे काम किया था जर्मनी के एक फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था अर्नस्ट एबी। 1870 की बात है। इन्होंने एक जो इक्वेशन बनाई थी उसको एबी इक्वेशन बोलते हैं। ये एबी इक्वेशन नींव है मॉडर्न माइक्रोस्कोपी की। जो भी माइक्रोस्कोप जितने भी बने हैं वो इसी इक्वेशन के ऊपर बने हैं। अब ये इक्वेशन क्या थी ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये इक्वेशन थी d इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन म्यू साइन थीटा। अब इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले d का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ये छोटी से छोटी आप कितनी अचीव कर सकते हैं, छोटी से छोटी कितनी डिस्टेंस तक आप जा सकते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहे। तो जितनी छोटी ये डिस्टेंस होगी आपकी रिजॉल्विंग पावर उतनी अच्छी होगी माइक्रोस्कोप की। तो ये फॉर्मूला 0.05 इंटू लैम्डा, लैम्डा मतलब यहां पर लाइट की वेवलेंथ से है। अब लाइट हम देखिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें वो ब्लू से लेकर रेड यहां तक लाइट होती है। रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है, ब्लू की वेवलेंथ छोटी होती है। तो कौन सी लाइट आप यूज करें
ताकि आपको डी की वैल्यू छोटी से छोटी मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मैथ्स अभी हम आगे समझेंगे। म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, और साइन थीटा एंगल से रिलेटेड है। ये एंगल क्या है थोड़ा सा ये समझते हैं। राइट हैंड साइड में आप एक डायग्राम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, और यहां पर हमने मान लीजिए एक स्पेसिमेन रखा है। ये हमारे पास यहां पर स्पेसिमेन रखा है। इस स्पेसिमेन से लाइट रिफ्लेक्ट होके एक कोन बनाती है। ये लाइट का कोन बना हुआ है, ये वाला। अब इस पूरे कोन का एक एंगल होगा, उस एंगल का आधा जो होता है वो थीटा कहलाता है। तो साइन थीटा इसका हम लेते हैं, तब जाके हमारी ये एबी इक्वेशन कंप्लीट होती है। ऑब्जेक्टिव और स्पेसिमेन के जो बीच की ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको वर्किंग डिस्टेंस बोला गया है। इसको बोला गया है वर्किंग डिस्टेंस, याद रखिएगा। वर्किंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए ये कोन जो होगा लाइट का एक ऐसा बनेगा अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, और ये कोन जो होगा थोड़ा और फैला बनेगा अगर ये डिस्टेंस कम होगी। तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा, मतलब ये जितनी छोटी होती जाएगी, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप कितना नजदीक ले जा सकते हैं स्पेसिमेन के, ताकि इमेज आपकी और अच्छी बन सके, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप की। अब थोड़ा हम इसकी मैथ्स समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब उस इक्वेशन का थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं कि वो है क्या। देखिए वो जो इक्वेशन है हमारे पास, ए बी इक्वेशन, वो ये है, डी इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन म्यू साइन थीटा। ये जो म्यू साइन थीटा की वैल्यू है, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर। अब ये जो डी है इस इक्वेशन के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि लाइट की वेवलेंथ के, और ये जो डी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूमेरिकल अपर्चर के। अब इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि डी की वैल्यू हमको बहुत ही छोटी चाहिए, स्मॉल वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट जितनी अचीव कर सकते हैं वो चाहिए डी की वैल्यू। वो कैसे आएगी? तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि हमको लैम्डा को स्मॉल यूज करना है। अगर हम स्मॉल वेवलेंथ, लाइट की स्मॉल वेवलेंथ यूज करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू अपने आप ही स्मॉल आएगी। और दूसरा जो करना है, न्यूमेरिकल अपर्चर हमको बड़े से बड़ा यूज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल अपर्चर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना बड़ा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा डी की वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो न्यूमेरिकल अपर्चर हमारे पास बड़ा आए और वेवलेंथ हम छोटी से छोटी यूज करें, तो वो हमको जो वैल्यू मिलेगी डी की, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। अब हम उसको कैलकुलेट करने की एक बार कोशिश करते हैं, कैसे हुआ, कैसे क्या होगा, आगे देखते हैं। अब इस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करिए। यहां पर हमारे पास इस डायग्राम के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा इस तरफ वाला है और दूसरा हिस्सा इधर वाला है। देखिए ये जो हमारा लेंस है ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव और स्पेसिमेन, यहां पर स्पेसिमेन रखा है हमारे पास, स्पेसिमेन। इसके बीच में एक जगह कंडीशन 1 में एयर है और दूसरी जो कंडीशन है कंडीशन 2, उसमें यहां पर ऑयल है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, देखिए क्योंकि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है एयर से, तो वो ज्यादा लाइट को बेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट वो कोशिश करेगा कि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाए, और जो फाइनल इमेज हमारे पास बन के आएगी वो ज्यादा मैग्नीफाई होगी और ज्यादा वो क्लियर होगी, वो बिल्कुल उसका रिजोल्यूशन भी अच्छा होगा। जबकि कंडीशन 1 की अगर हम बात करें एयर की, यहां पर एयर जो होती है देखिए वो लाइट को बेंड नहीं कर पाती, तो ये जो लाइट की रे है ये वाली, स्पेशली ये वाली, ये देखिए स्केप करके चले गई है। जो इसके अंदर वाली होंगी वो बेंड होके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगी और ऑब्जेक्टिव से फिर हम तक पहुंचेंगी यहां।
और वो बहुत कम पहुंचेंगी तो इमेज हमारी यहाँ पर ब्लर बनेगी। तो ऑयल का यूज करना फायदेमंद होता है। अब वो मैथमेटिकली कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑयल और एयर में डिफरेंस क्या है। ये ऑयल और एयर ऑब्जेक्टिव और जो कवर स्लिप आप लगाते हैं एक स्लाइड के ऊपर, देखिए स्लाइड होती है, आप सबसे पहले स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर आप अपना स्पेसिमेन रखते हैं, स्पेसिमेन को उस पर फिक्स करते हैं, फिक्सेटिव डालते हैं कोई भी, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखते हैं। कवर स्लिप के बाद आपकी वो स्लाइड बन के तैयार होती है। जब आप उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव और उस स्लाइड के बीच में अगर ऑयल भरा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर आपको इमेज देखने को मिलेगी। अगर ऑब्जेक्टिव और स्लाइड के बीच में एयर होगी तो आपको वो इमेज अच्छी नहीं दिखेगी। आपके लेबोरेटरी में जो भी माइक्रोस्कोप होते हैं वो जनरली उनमें एयर होता है, एयर भरी होती है। ये स्पेशल तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं जिनमें ऑयल भरा होता है। ऑयल जो होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्लास, कवर स्लिप के ग्लास की जितना एग्जैक्टली उतनी वैल्यू होती है। एयर से ज्यादा होगा पर ग्लास के ही बराबर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये बात ध्यान देने वाली। अब हम इसकी थोड़ी मैथ्स समझते हैं, मैथमेटिक्स, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका मैथमेटिकल पार्ट आता है। थ्योरेटिकल पार्ट छोटे एग्जाम्स में आएगा, ये समझना वगैरह, रिफ्रैक्शन क्या है, ऑयल क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चंस छोटे एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन नेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इसका मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। जितने भी बड़े पीएचडी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां ये मैथ्स इसकी जाननी बहुत जरूरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमको डी की वैल्यू छोटी से छोटी चाहिए। पहला कंडीशन, हम इसकी वैल्यू हमको स्मॉल चाहिए, वही हमारी रिजॉल्विंग पावर होगी। अब ये स्मॉल कैसे आ सकती है? केस 1 लेते हैं हम एयर का। देखिए, एयर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 अचीव कर सकते हैं अगर हम साइन 90 करें। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 to 1, 0 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री पे 1, तो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं। लाइट की जो वेवलेंथ हम यूज करेंगे लैम्डा, वो करीब 550 नैनोमीटर की हम लाइट यूज करते हैं। ये ब्लू ग्रीन रीजन की लाइट है, इसको हमने यूज किया। अब यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करें इक्वेशन में, d इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 550 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी इसको देखेंगे। इसको कैलकुलेट करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू यहां पर आएगी वो होगी करीब करीब 275 नैनोमीटर। यानी कि दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच की डिस्टेंस 275 नैनोमीटर है वो आप एयर में देख सकते हैं। अगर आप एयर की जगह उसको ऑयल से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा, तब देखने की कोशिश करते हैं। D इक्वल्स टू, अब ये केस 2 है, केस नंबर 2, ये हम ऑयल के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए D इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा अपॉन न्यू साइन थीटा। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करिए अगेन 550 से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का करीब 1.25 होता है, इसको मल्टीप्लाई करिए साइन 90 की वैल्यू से जो कि 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं, वैसे तो डिग्री अलग अलग होगी लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के लिए साइन 90 मैक्सिमम 1 मान के चल रहे हैं। तब आपकी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो करीब होगी 212 नैनोमीटर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 212 नैनोमीटर। तो देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर और छोटी आ गई है। तो ऑयल का यूज करने से आप थोड़ा और छोटा स्पेसिमेन देख पाएंगे। तो कहाँ 275 नैनोमीटर और कहाँ 212 नैनोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जाएं कि किसका कंपैरिजन दिया जाएगा, दो अलग अलग लिक्विड्स का दिया जाएगा कि इसका एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, दूसरे का y है, तो कैलकुलेट करके बताइए कि किसमें रिजोल्यूशन पावर ज्यादा अच्छी आएगी। तो ये आप भूलेंगे नहीं। एबीज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें एक छोटा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद लगभग ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा।
उसको समझ लेते हैं, फाइनल टॉपिक। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एबीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो रिजोल्यूशन हमको मिलता है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिलता है 0.5 लैम्डा ओवर न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। लेकिन एक माइक्रोस्कोप में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक माइक्रोस्कोप में कंडेंसर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कंडेंसर लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन में। कंडेंसर का भी अपना न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, उसको NAC के नाम से जानेंगे। तब आपके पास जो फाइनल रिजोल्यूशन आता है D, वो उसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो ये होती है लैम्डा बाय न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ कंडेंसर प्लस न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आपके पास बनती है उससे आप फाइनल रिजोल्यूशन किसी भी माइक्रोस्कोप का निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से आप लिविंग स्पेसिमेन भी देख सकते हैं। लिविंग स्पेसिमेन देख सकते हैं वहां जहां कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो। जहां कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा वहां आप डाई यूज करेंगे। तो स्पेसिमेन कोई भी स्पेसिमेन आप इसमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आप इसमें अलग अलग देखिए, अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं माइक्रोस्कोपी पे, लेकिन सबसे पहले आपको फिजिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ऑप्टिक्स की खासकर नॉलेज होना। रिफ्रैक्शन एक बार टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़े तो ये एबीज इक्वेशन पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो देख लीजिएगा। कहीं कहीं एबीज इक्वेशंस में ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कहीं कहीं ये 0.5 लैम्डा यूज नहीं होता है इस इक्वेशन में। एबीज इक्वेशन जो थी 0.5 की जगह वहां पर 0.616 वगैरह ये वैल्यू यूज होती है, लेकिन 0.5 भी सही है। हमने जिस रिसर्च पेपर से ये माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है उस रिसर्च पेपर में 0.5 लैम्डा ही इसकी वैल्यू दी गई थी एबीज इक्वेशन की, क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करनी है, हम लोगों को बायोलॉजी समझनी है। फिजिक्स हमको उतनी समझनी है जितनी हमारी बायोलॉजी में काम आ जाए। तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का जो टॉपिक है वो अभी फिनिश करते हैं। जल्द ही एक नया टॉपिक लेके आएंगे माइक्रोस्कोपी की। दरअसल हम पूरी एक सीरीज बनाएंगे। ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, इसके बाद डार्क फील्ड, फिर फेज कॉन्ट्रास्ट, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारे इस तरीके के माइक्रोस्कोप हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। थैंक यू।